तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड क्या होता है बेसिकली? अगर हम 11th क्लास में चले जाएं तो 11th क्लास में हमने इसी फील्ड को कहाँ पे स्टडी किया था? ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती थी और उसकी वजह से एक फील्ड जनरेट हो गया था। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको क्या बताती है? मतलब मैं आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड आपको क्या बताती है कि वहां पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इफेक्टिव है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर पा रही है, ठीक है। ऐसे मैग्नेट्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, नॉर्थ एंड साउथ पोल, लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। तो ये क्यों रिपेल कर पा रहे हैं और क्यों अट्रैक्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट पे एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं इसी क्लास में बात करूं तो आप सबके सब इतना ध्यान से क्यों सुन पा रहे हो? क्यों आप लोग ऐसे हिलडुल नहीं रहे हो? क्यों आप लोग बाहर नहीं भाग रहे हो या पार्टी नहीं बना रहे हो? क्योंकि वहां यहाँ पे मेरा एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक मैं सामने हूं तब तक कोई बात नहीं करेगा, तब तक सबके सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड को आप देख नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज अ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म अराउंड द मैग्नेट्स। और वो फील्ड जब दूसरे मैग्नेट फील करते हैं तो तब उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है और जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं, ठीक है। तो इन फील्ड्स को हम किससे दिखाते हैं? फील्ड लाइन से। हमने 10th क्लास में पढ़ा था फील्ड लाइंस, ठीक है। तो फील्ड इज अ स्पेस प्रॉपर्टी, स्पेस के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह का एक फिनोमेना है। तो मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और ये दे विल रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, दूर चले जाएंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब एक चार्ज ने दूसरे चार्ज को टच ही नहीं किया तो वो रिपेल कैसे कर रहा है या फिर वो अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है ना। मान लो मुझे किसी बच्चे का हाथ पकड़ के कहीं पे ले जाना हो तो मुझे हाथ पकड़ना पड़ेगा ना उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कोई टच नहीं किया, तो फिर ये कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कैसे रिपेल कर रहे हैं? तो वो रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फील्ड, ठीक है ना, जो फील्ड एग्जिस्ट करता है। जब चार्जेस की वजह से फील्ड होता है तो उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है चार्जेस के चारों तरफ, ठीक है। तो प्लस चार्ज होगा तो प्लस चार्ज की वजह से एक इन्फ्लुएंस होगा उसका अपने स्पेस के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे नेगेटिव चार्ज का भी इन्फ्लुएंस होगा। तो हमने ये मान लिया कि जो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से वो हमेशा अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की वो हमेशा टुवर्ड्स होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हम इसको जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और बहुत साइंटिफिकली यूज करते हैं। इसके आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि वहां पे किसी भी एक पॉइंट पे जहां पे आप बात कर रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं उसके बिल्कुल पास में बात करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर मैं दूर बात करूंगा तो यहाँ पे उसका इफेक्ट कम होगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो एवरी चार्ज फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कम हो, ज्यादा हो, हर किसी का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं? दिस इज फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। लेकिन कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज? तो अगर मान लो कि ये एक चार्ज है QS, मैं QS क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा तुम्हें, और ये एक दूसरा चार्ज है QO, ठीक है, या QT बोल दो इसको।
तो देन जो QS है ना, दिस इज सोर्स चार्ज एंड QT इज टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम लोग जो टेस्ट चार्ज होता है ना, उसके ऊपर हम लोग फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो फील्ड किसकी वजह से है? सोर्स चार्ज की वजह से। सर टेस्ट चार्ज की वजह से फील्ड नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन फिलहाल हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि टेस्ट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेंस कर रहा है बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये जो सोर्स चार्ज है, जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये सेंस करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जो भी फोर्स ये सेंस करेगा, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स ऐसे लगाता है। तो इस फोर्स को अगर हम लोग टेस्ट चार्ज के चार्ज से डिवाइड कर दें तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ये बात आपको याद रखनी है। और बट ये जो Q नॉट है, ये क्या है? दिस इज टेस्ट चार्ज, राइट। अब अगर मान लो मैं दो सिंपल चार्जेस के बीच की बात कर रहा हूं, तो देन जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू K QS QT अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? अगर हम लोग F अपॉन QT कर दें तो दैट विल बी K QS अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो इसके आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर? भाई हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इज F अपॉन Q नॉट। F इज वेक्टर, Q नॉट इज स्केलर, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज वेक्टर ओनली, ठीक है। SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, क्योंकि न्यूटन इज फोर्स एंड कूलम इज चार्ज। इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? न्यूटन पर कूलम मतलब mL/t-2। माइंड इट, जो कूलम होता है वो कोई SI यूनिट नहीं होता, SI यूनिट इज एम्पियर। तो कूलम को हम क्या लिखेंगे? एम्पियर इनटू टाइम। दिस बिकम्स द डायमेंशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम कैसे निकालते हैं? मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q और दूसरा हमारा एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, जैसे हमने अभी बात की। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, राइट। तो हम लोग फोर्स किस पे कैलकुलेट करते हैं? टेस्ट चार्ज पे या फिर सोर्स चार्ज पे? टेस्ट चार्ज पे। मतलब किस पे करेंगे? Q नॉट पे। तो ये वेक्टर हो गया A से B तक, क्योंकि Q जो है वो Q नॉट को रिपेल करेगा अगर दोनों के दोनों सेम चार्ज है। तो देन F विल बी इक्वल टू, ये समझ में आ गया? फोर्स विल बी दिस मच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? फोर्स अपॉन Q नॉट। ये समझ में आ गया? तो Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जो फोर्स टेस्ट चार्ज फील कर रहा है डिवाइडेड बाय Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सब लोगों को? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्या यूनिट होता है? वेक्टर। डी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैं आपको सब बताता हूं ये सब क्या हुआ है। तो जब कभी भी आपको काफी सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो तब आप क्या करते हो? तब आप यूज करते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और आपको चार्जेस को मैं आप बकायदा कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा।
ये बेसिकली इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास। इसके ऊपर कोई ऐसा पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऐसा कोई थ्योरी व्योरी नहीं पूछेगा। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ और उसको आपको करके दिखाता हूँ। मान लो कि एक चार्ज है 4 कूलम पर, एक दूसरा चार्ज है 2 कूलम पर, और एक तीसरा चार्ज है मान लो -2 कूलम। और ऐसे है, मैंने आपको बोला कि दिस इज 4 मीटर। मैं सब कुछ एसआई सिस्टम में ले रहा हूँ ताकि आपको सिस्टम के ऊपर ना सोचना पड़े, ठीक है ना, एसआई सिस्टम के ऊपर। तो 4 मीटर 4 मीटर। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि इस चार्ज पे, या सॉरी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिखाने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अब हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक चार्ज तो है 4 कूलम, 4 कूलम इज पॉजिटिव। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है या अवे। तो 4 कूलम से इस पॉइंट की तरफ, मतलब ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने E4 नाम दे दिया 4 कूलम की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स हुआ, ऐसे होगा। दिस इज E2 नाम दे देते हैं, -2 लेकिन मैं 2 नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं। अगर आप ऐसे चलोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, E4 इज इक्वल टू K इंटू 4/16, यानी K/4 इतना आ गया, 10 मैनी न्यूटन पर कूलम। और जो E2 है वो कितना आ जाएगा, अगर मैं E2 की बात करूं तो दिस इज K इंटू 2/16, यानी K/8 न्यूटन पर कूलम। सर आपने माइनस चार्ज था तो आपने यहाँ पे -2 क्यों नहीं पुट किया? माइनस साइन की वजह से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दी। तो जब मैंने डायरेक्शन दिखा दी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि अब ये बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लो इस P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो E4 है वो किस डायरेक्शन में है, I J K किस डायरेक्शन में, -J। तो दिस इज -K/4J। और E2 किस डायरेक्शन में है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। K की वैल्यू तो आप पुट कर ही सकते हो, 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक। दो चार्जेस की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, तो मैंने आपको दो चार्जेस की वजह से निकाल के दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब लेकिन किसी ने मेरे से बोला कि नहीं भाई मुझे तो ना डायरेक्शन जाननी है इसकी, तो हम डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? डायरेक्शन आप ऐसे मुंह से बोल के नहीं बता सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी डायग्राम में दिखाना पड़ेगा कि मान लो ये एंगल थीटा है, तो डायग्राम में दिखाओ और तब आप उसको बताओ कि भाई एंगल थीटा इतना होगा। तो एंगल थीटा आप कैसे निकालोगे, tan थीटा x मतलब सॉरी y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है, K/4 डिवाइडेड बाय K/8, यानी tan थीटा आ गया 2, राइट। सर आपने फिर से माइनस साइन यूज नहीं किया, भाई मैंने एंगल पहले ही दिखा दिया है, मैं इसी एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने आपसे पूछा कि नहीं मुझे मैग्नीट्यूड भी जानना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? IJK में रखना इसीलिए आसान होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, K/4 का स्क्वायर प्लस K/8 का होल स्क्वायर, जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं आपको एग्जांपल में डाल दूंगा, ठीक है, सिखाई दूंगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज और सीख रहे हैं, सर इसमें आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ यूज किया? तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, पहले तो ये देखते हैं कि वो क्या बोलता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो तो हमने यूज किया ना, ये रहा। और हमने बकायदा वेक्टर सम किया है, डायरेक्ट स्केलर सम नहीं कर दिया कि k/4 प्लस k/8, ऐसे नहीं कर दिया हमने, बकायदा वेक्टर फॉर्म में रखा है, आई जे के की फॉर्म में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पहला रूल ये था और ये हमने यूज कर लिया। सर दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, क्योंकि मैंने आपको न्यूमेरिकल करके दिखाया तो यहाँ समझना ज्यादा आसान है। दूसरा रूल ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मान लो 4 कूलम का चार्ज नहीं होता तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है? कौन सा काम करता है? E2 वाला, E2 काम करता है। और तब ये कितना होता है? E2 विल बी k/8, राइट। और अभी 4 कूलम का चार्ज भी आ गया, तो क्या E2 के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि जो दूसरे चार्जेस होते हैं उनकी वजह से दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी समझ में आ गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो यहां तक आपको कहानी क्लियर हो जाती है। तो जस्ट दिखाने का तरीका है कि अगर अलग अलग चार्जेस रखे हो तो उन सबका हम क्या करते हैं? वेक्टर सम करते हैं। ठीक है, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे देते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ऐसे चलो, तो इसके आगे चलते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, उसके चारों तरफ क्या फील्ड बनेगा, उसको समझने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ जाते हैं पिक्चर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point in the space around a system of charges tells you the force that a unit positive test charge would experience if placed at that point। अब इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, मैं आपको सेकंड पॉइंट का मतलब समझाऊंगा। जैसे मान लो कि ये बहुत सारे चार्जेस हैं और उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, ये बहुत सारे चार्जेस की वजह से। और अगर मैं यहाँ पे मान लो Q0 कूलम का चार्ज रख दूं तो इस Q0 कूलम के चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी आएगी? Q0 इंटू E, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन Q0, तो फोर्स विल बी Q0 इंटू E। ठीक है, अब Q0 के ऊपर आपने फोर्स कैलकुलेट कर ली क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता था। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता था? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे भी करके निकाला, इंटीग्रेशन या फिर वेक्टर सम या कैसे भी करके हमने निकाला। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, एक बार आपने बता दिया कि इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो उसके बाद अगर आप वहां पे कोई भी Q0 चार्ज रखोगे तो आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि दिस इज द फोर्स ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सीधी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन Q0। अगर मैं Q0 को 1 कूलम कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर। तो 1 कूलम के चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, आप यहाँ पे कितना चार्ज रखोगे, Q0 रखोगे, 1 कूलम रखोगे, 50 कूलम रखोगे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट, कोई डाउट यहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बताता है कि बेसिकली आप कहीं पे भी अगर फोर्स निकालना चाहते हो पूरे स्पेस में तो वहां पे आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो।
सब वेक्टर क्वांटिटी। कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह पे एक जैसा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एक जैसा। और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अलोंग द रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। जैसे ये क्यू चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म भी है और यूनिफॉर्म भी है। कैसे? अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो नॉन यूनिफॉर्म है, जितना दूर जाओगे चार्ज से उतना कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और सर यूनिफॉर्म कैसे? अगर आप ऐसे चलोगे अलोंग द रेडियस, अलोंग द सर्कमफ्रेंस, तो हर जगह पे क्या होगा? यूनिफॉर्म, ठीक है। इसलिए हम इसको एक अलग तरीके से स्टडी करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है ना, तो यहाँ पे दिस इज स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे दूर दूर है, तो जहाँ पे दूर होंगी वहां पे कैसा होगा? ये वीक। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है? सारे के सारे सेम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर जगह पे सेम होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेरी करेक्ट, बीच में कम है, किनारों पे ज्यादा है, ठीक। और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कुछ इस तरह, ठीक है। बताइए जो जो एरोज है इसके, वो क्या दिखा रहा है कि सेंटर पे कौन सा वाला चार्ज रखा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि अवे है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का सिंपली मतलब ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमने कभी भी अगर बॉलीवुड मूवीज को देखोगे और वहां पे किसी बंदे को मान लो करंट लग जाता है, तो अगर उसने किसी स्विच को हाथ लगाया, उसको करंट लग गया, तो जब करंट लगता है, उसको झटका लगता है, तो उसको वो मूवीज में कैसे दिखाते हैं? उसके अंदर से एक ऐसे वेव से निकलते हुए दिखाएंगे, बाल वाल खड़े हो जाएंगे उनके। अब वो उन्होंने हर बंदे के दिमाग में डाल दिया कि अगर ऐसा होगा ना, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि इस बंदे को करंट लग गया, ठीक है, झटका लग गया। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है, कोई आपको वेव चलते हुए थोड़ी दिखाई देती है उसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फील्ड है, फील कर सकते हो, कोई भी चार्ज फील करेगा, लेकिन उसको दिखाना भी तो है, तो उसको आप दिखाओगे कैसे? तो दिखाओगे आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द पाथ described by a small positive charge placed in an electric field। मैं आपको दिखाता हूं करके क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से दिखाया, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सर आपने ऐसे ही क्यों दिखाया, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि मैंने ऐसे ही क्यों दिखाया। देखो, मान लो कि मैं इधर एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखूं, और रखना आपको पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे चलेगा? ऐसे जाएगा ना। तो दिस विल फॉलो, इसका जो पाथ होगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी फोर्स जो लगेगी वो इलेक्ट्रिक लाइंस के अक्रॉस लगेगी, इस तरीके से। अगर आप यहां पे रख दोगे तो ऐसे जाएगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अब सोचो कि अगर नेगेटिव चार्ज रखा और यहां पे एक रखा है पॉजिटिव चार्ज, वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, और मान लो कि इधर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ? बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे अगर ये क्यू रखा होगा, तो देन ये उसको रिपेल कर रहा होगा और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नेट फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी
ये क्यू चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखते हैं। अगर दो सिमिलर चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखती है, क्योंकि अगर आप इसके बीच में कहीं पे भी कोई टेस्ट चार्ज रख दोगे क्यू चार्ज तो उस पर नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो होती है ना तो मतलब ये चार्ज कहीं पे भी नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे टोटल नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज को जो पहले से किसी एक्सेलरेशन में ना हो उसको ये बताती है कि भाई तेरे को इस पाथ पे चलना है। जैसे अगर तुम इस रूम से बाहर जाओगे तो तुम खिड़की से जंप करके तो नहीं जाओगे, तुम वहीं से जाओगे। तो दिस इज द डिफाइंड पाथ कि आपको ऐसे करके बाहर जाना है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है वो प्लस चार्ज को ये बताती है कि तुम्हें इस पाथ पे चलना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो जिसके अलोंग जो भी नेट फोर्स लगेगी टेस्ट चार्ज पे, वो टेस्ट चार्ज उसी पाथ के अलोंग चलना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? प्रोवाइडेड कि उस टेस्ट चार्ज के पास पहले से कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक प्लस का चार्ज है, ठीक है, और मान लो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। अब आपने क्या किया, आपने बोला यार पंकज सर ने बोला था यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखो, ठीक है, तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग चलना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको एक वेलोसिटी भी दे रखी है ऐसे, तो अगर आप ऐसे करके वेलोसिटी दोगे तो वो ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है। उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और फोर्स यानी एक्सेलरेशन उसके ऊपर ऐसे काम कर रहा होगा। तो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा व्हिच इज v cos थीटा, वो तो इंक्रीज होता जाएगा, और जो v sin थीटा है दैट विल रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो एक्चुअली वो चार्ज कुछ ऐसे करके चला जाएगा, राइट। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक। तो ये लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। और अगर दो प्लेट्स रखी हो पॉजिटिव नेगेटिव सेम चार्ज डेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल, मतलब उससे आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, आपको मैंने रीजनिंग के साथ समझा दिया क्यों स्टार्ट होती है, और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। क्लियर? हमेशा ये राइट एंगल पे होती है। दे ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, ठीक है। जो भी चार्ज का सरफेस है, इसका क्या मतलब है सर? जो भी चार्ज का सरफेस है वहां से हमेशा राइट एंगल पे निकलेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसा क्यों सर राइट एंगल पे निकलेंगे? वही सेम कहानी, अगर मान लो किसी और एंगल पे निकली, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे और फिर इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। कंडक्टर से पास नहीं होती है। सर कंडक्टर से पास क्यों नहीं होती? मान लो ये कंडक्टर है, राइट, और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। तो ये बताओ कि जो कंडक्टर है उसके अंदर हमें पता है कि दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट? नहीं, पॉजिटिव चार्ज अलोंग चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के और नेगेटिव चार्ज अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है तो प्लस का चार्ज इसके अलोंग चलेगा और माइनस क्यू का चार्ज ऐसे चलेगा। लॉजिक के साथ बता देता हूं एक बार वापस, याद रखना इस चीज का। मान लो एक प्लस का चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, राइट। अब सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखूं तो वो कैसे चलेगा? तो चला ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। और माइनस क्यू का चार्ज रखूंगा तो वो, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। तो मेरा क्वेश्चन फिर वही का वही है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट। तो इसका मतलब इधर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जितना आ सकता है आ जाएगा, और इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा सर? तो अगर मैं कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? कैसे? इसको हम EO बोल देते हैं, आउटसाइड का। और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो अंदर का तो ऐसे ही होगा। तो EO माइनस EN। अब तुम बोलते हो सर ठीक है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, लेकिन आप ये कहां प्रूव कर रहे हो कि जीरो हो जाएगा? मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि चलो ये जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो नहीं होगा तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर मूव करते रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद कब हो जाएगा, स्टॉप कब हो जाएगा? जब EO माइनस EN जीरो हो जाएगा, राइट? और इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड से तो EO माइनस EN को क्या होना पड़ेगा? जीरो। इसका मतलब कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? हमेशा जीरो। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? कोई डाउट, किसी का डिस्कशन? ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो चार्ज यहाँ पे रखा होगा सिर्फ एक रेस्ट में, जो चार्ज रेस्ट में रखा है यहाँ पे, वो कंफ्यूज्ड है कि मैं इस तरह से जाऊं या ऐसे जाऊं, राइट? तो बेसिकली अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भले ही कितना पास पास हो, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बात भी समझ में आ गई आपको अच्छे से? जितना ज्यादा पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है? मैं आपको ना ये प्रूव भी करके दिखा देता हूँ तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। देखो ध्यान से, मान लो कि ये प्लस Q का चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, मैंने ऐसा माना कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली। दरअसल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ये इस बात पर डिपेंड करता है ये चार्ज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 कूलम होगा तो ज्यादा निकलेंगी, 50 कूलम होगा तो और ज्यादा निकलेंगी, -1 मतलब 1 कूलम होगा तो कम निकलेंगी, ठीक है? तो मान लो फिलहाल के लिए कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली। अब ये मैंने एक स्फीयर लिया और इसका रेडियस मान लो R1, इसका रेडियस क्या है? R1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q बाय R1 स्क्वायर। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं अगर इस स्क्वायर पे बात कर रहा हूँ E1 पे, तो E1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4π R1 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। समझ में आ गया? और Q अपॉन 4π R1 स्क्वायर आपको क्या बताता है? सिग्मा, यानी चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? और जो E2 है वो आपको क्या बताता है? E2 विल बी सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 मतलब इस स्फीयर जिसका रेडियस R2 है, ठीक है? अब तो सिग्मा 1 है, अगर आप देखोगे निकली तो 10 ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे ज्यादा है? E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है? E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 और सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 बिकॉज R1 इज लेस देन R2, ठीक है? तो E1 इज ग्रेटर देन E2 और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा पास पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है? देखो मान लो कि मैं एक छोटा सा एरिया इधर ले लूं,
तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कवर होंगी इसके अंदर? 2। और इतना ही सेम एरिया मैं यहाँ पे ले लूँ तो एक ही होगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे ज्यादा पास पास है? यहाँ पे। इसीलिए छोटे स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन बिगर स्फीयर। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अच्छे से? दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली यानी लेंथ वाइज। ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, देखो पास पास आ गई। दिस शोज की अट्रैक्शन फोर्स है, तभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींच रहे हो ना, तो पास पास आ गई। और जब रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं तो तब दूर दूर होती है, ठीक है, क्योंकि उनको स्प्रेड करना होता है। कौन सा? मैं इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ कि हमेशा कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। गुड। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। डाई मतलब टू, पोल मतलब पोल्स, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें हमेशा दो अपोजिट चार्जेस होते हैं और एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। बीच में एक 2l का डिस्टेंस हम लेके चलते हैं। मैं अभी समझाऊंगा आपको कि हम 2l ही क्यों लेके चलते हैं, ठीक है। वाई नॉट l, वाई नॉट r, ठीक है, 2l ही क्यों लेके चलते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में मिलकर जीरो क्यों नहीं हो जाते, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक डायपोल बनते कहाँ पे। जैसे अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में मान लो एक कंपाउंड है HCl, तो इस पे आया प्लस का चार्ज, इस पे आया माइनस का चार्ज। कैसे आया? क्योंकि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी क्लोरीन की, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्लोरीन पे आ जाता है डेल्टा माइनस, H पे आता है डेल्टा प्लस, और इसकी वजह से एक फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि सर हम बीच का डिस्टेंस 2l ही क्यों लेके चलते हैं? 2l इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना वो अपने आप में बहुत छोटा होता है। मतलब तुम सोचो कि दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन है एक Cl है, कितना साइज होगा? बहुत छोटा साइज होगा, उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा। और जिस डिस्टेंस पे हम लोग उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो डिस्टेंस बहुत दूर है, इस डायपोल से बहुत दूर है। मतलब ऐसा सोच लो कि अगर ये डायपोल जो है वो तुम्हारा मिलीमीटर में है, तो ये जो डिस्टेंसेस है वो सेंटीमीटर में, मीटर में ऐसे है, ठीक है। तो बहुत दूर है। तो हम लोग ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, H से ले या Cl से ले, तो हम ना H से लेते हैं ना Cl से लेते हैं, हम इनके सेंटर से लेते हैं। तो सेंटर से लोगे डायपोल का कोई भी डिस्टेंस हम कहाँ से लेके चलते हैं? सेंटर से। तो सीधी बात है कि इधर L आ जाएगा, इधर L आ जाएगा। तो इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए 2l लेंथ लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर मैं जो आपके सामने फॉर्मूला प्रूव करूंगा उसमें L भी आएगा, अगर मान लो L आता है, ठीक है, और आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको डायपोल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब सॉरी डायपोल का लेंथ दिया हुआ है, तो आप उस लेंथ को क्या मान के चलोगे? 2l, यानी आपको हाफ करना पड़ेगा फॉर्मूला में फिट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सियल है और इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो डायपोल मोमेंट की बात करेंगे पहले। डायपोल मोमेंट बेसिकली ये जज करता है कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और एक जो डायपोल बनेगा वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो बेसिकली डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? चार्ज तो स्केलर होता है, ये जो 2l है दिस इज वेक्टर, ठीक है।
तो हम टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क कैसे निकालते हैं? मान लो एक डायपोल रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी एंगल में रखा हुआ है, बीच का डिस्टेंस तो 2L ही होने वाला है, एक माइनस क्यू का चार्ज है और एक प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है। तो देन प्लस माइनस, ये क्या किया सर आपने? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। अब जब कभी भी आप प्लस चार्ज पे बात करोगे तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट? ऐसे लगेगी। और माइनस पे किधर की तरफ लगेगी? अब चूंकि हमने फोर्स ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दी है तो इसकी वजह से हमें उसको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो देन अगर आप सोचो कि अगर आप एक फोर्स ऐसे करोगे, ऐसे लगाओगे, दूसरी फोर्स ऐसे लगाओगे, तो ये डायपोल ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा और तब तक घूमता जाएगा जब तक कि माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे फोर्स ऐसे लगती है और इस पे फोर्स ऐसे। जब ऐसे ऐसे ये सिचुएशन हो जाएगी जब डायपोल की, तो उस टाइम पे नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। और जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं होती है तब तक ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैं इसके ऊपर ना टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात और समझ लेना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये हमने बाहर से एग्जर्ट किया है डायपोल के ऊपर, ठीक है। डायपोल के अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, इसकी वजह से जनरेट होगा बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो इसको स्टडी करते हैं। तो ये फोर्स ऐसे लगेगी, ये ऐसे लगेगी, तो टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं उनके बीच में। दरअसल मैं आपको थोड़ा सा एक 11th क्लास में लेके चलता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जब हम वहां पे ऐसे करके एक बॉटल लेते हैं और ये बॉटल का ढक्कन है, अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो आप थंब से इधर की तरफ फोर्स लगाते हो, फिंगर से ऐसे लगाते हो, एंड दे फॉर्म कपल। तो अगर एक फोर्स ऐसे लगी और एक फोर्स ऐसे लगी तो ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रही है ना चीजों को, ऐसे करके घुमा रही है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या बनाएंगी? कपल। और जब कपल बनाती है तो ये जो कपल का टॉर्क होता है वो कितना होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी फोर्स क्रॉस AC, AC तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स हो गया Q इंटू E और AC क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। हमने इसको यहां पे पुट किया, टॉर्क हो गया Q इंटू 2L E साइन थीटा, ठीक है। लेकिन जो डायपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है? Q इंटू 2L। तो हम इसको लिख सकते हैं P साइन थीटा। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, चलो पहले मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, यानी थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, P क्रॉस। और मिनिमम क्या हो सकता है? 0, राइट। और टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या आ गया? P क्रॉस E। ये भी समझ में आ गया आपको अच्छे से? वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।